थोड़े लेंदी होते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है तो आप लोग 10-20 सेकंड और ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट कोशिश कीजिएगा कि सब लोग क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करें और देन ही आंसर, अपनी आंसर को टाइप करें चैट बॉक्स में। सो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Try to solve your question and post your answers in the chat box. Students are answering option B. ओके, Remaining students, please try to solve the question. We want more participation. Only 7 to 8 answers, सो and कैन वी all गिव? are saying option B as an answer. We can move towards a solution. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक एक्सटर्न कीवर्ड दे रखा है। एक्सटर्न कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली ये आपका डिक्लेयर कर देता है, हम एक्सटर्न कीवर्ड जो होता है हमारे फंक्शंस की विजिबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन पे गए। सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल गिवन है b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 5 बिटवाइज एक्सक्लूसिव एक्सऑर। तो ये अभी तक ऑपरेटर हमने यूज नहीं किया है, बट आप ऑपरेटर्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि व्हाट इज बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। तो बिटवाइज एक्सऑर हम लोगों ने बिटवाइज एंड पढ़ चुका है, बिटवाइज और भी हम देख चुके हैं अपने क्वेश्चंस में। ये ऑपरेटर क्या करता है? सबसे पहले तो हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 का बाइनरी क्या होता है? 101, और 3 का बाइनरी क्या होता है? 11। तो जो बिटवाइज आपका एक्सऑर ऑपरेटर होता है ये क्या करता है? ये अगर आपके ऑड नंबर ऑफ वंस है तो ये 1 देता है, अदरवाइज ये 0 देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 1 है तो इसका आएगा 0, 0 1 पर ये देगा 1, 1 0 पर ये क्या देगा? 1। तो 1 1 0 किसका बाइनरी कोड होता है? कोई मुझे लिखकर बताए। 1 1 कोड को, 1 1 0 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूँ तो कितना आएगा? Students are saying 6. 6। तो अब हमारे पास क्या हो गया? b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 6। आगे चलते हैं। इंट a इज इक्वल्स टू, हमने एक फंक्शन को कॉल किया सोल्यूशन, हमने एक एसओएल फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, जो b की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी? इस a के अंदर आ जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? इस b के अंदर आ जाएगी। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग a आपका हो जाएगा 4 और c आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और x में जब हम a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, और हम कर देंगे रिटर्न x। तो जैसे हमने रिटर्न x किया, ये यहाँ फंक्शन के पास गया, a में कितना स्टोर हो गया? a में आपका स्टोर हो गया 10, और हमने यहाँ पे प्रिंट एफ करा दिया 10, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? 10। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10। सबको क्लियर है? इफ यस देन राइट यस इन द चैट बॉक्स। Yes, ma'am. Students are saying yes. ओके, तो अभी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। नेक्स्ट टाइम से वी विल एक्सपेक्ट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और इसके ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे हैं, अगर 90 स्टूडेंट्स हैं तो 90 आंसर्स हमारे पास आने चाहिए। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर Ma'am, स्क्रीन। यस ma'am, मैम। एक डाउट है. Students are asking about the use of extern keyword in this question. इन दिस क्वेश्चन अभी एज सच कोई यूज नहीं। देखिए, आप अपने फंक्शन को जो यहाँ मेन के बाद लिखा हुआ है, ओके, तो स्टैंडर्ड सी के हिसाब से अगर आप एक्सटेंड हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सपोज करो आपकी दो फाइल्स होती हैं, जस्ट यहाँ पर इसका एज सच कोई यूज नहीं है, बट एक्सटर्न कीवर्ड का यूज क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स में प्रोग्राम है और आपने एक फंक्शन का नाम एक्सटर्न बना रखा है और उसकी डेफिनेशन कहीं और है, तो इसकी विजिबिलिटी को बढ़ा देता है। दैट्स इट। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट।
Students are answering between option C and option D. Maximum are saying option C. Okay. Now maximum participation of students and maximum answers are between C and D. Okay, very good. So students, the correct answer is ऑप्शन नंबर डी. जिन्होंने भी डी बोला है वेरी गुड. आई थिंक उन्हें रीजन भी एग्जैक्टली पता होगा कि डी आंसर क्यों है. तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फंक्शंस के अंदर दो चीजें होती हैं. यहाँ पर आपकी बताई गई है फंक्शन, यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है और यहाँ पर आपका फंक्शन कॉल किया गया है. तो जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं या उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं तब हम उसका रिटर्न टाइप उसके साथ में देते हैं. बट जब हम फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर हम सीधे फंक्शन का नाम कॉल करते हैं, उसका रिटर्न टाइप कभी भी यहाँ साथ में नहीं देते. तो ये सिंटेक्टिकली ये आपका गलत है. यहाँ पर वॉइड नहीं आना चाहिए. यहाँ पे आप सिंपल क्या टाइप करते, अगर आप सीधे सिर्फ फन एंड ए और कॉमा बी टाइप करते देन इट इज परफेक्टली फाइन. सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन दिस कोड विल प्रोड्यूस एन एरर. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कभी भी फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो नहीं आता. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. It is clear to all of you? Yes, ma'am. Ma'am, students are saying to repeat this explanation. Okay. तो जब भी हम बात करते हैं, ध्यान से आप देखिए, जब भी हम बात करते हैं फंक्शन की, तो यहाँ पर तो आपने एक फंक्शन की बॉडी डिफाइन की हुई है, फंक्शन की डेफिनेशन है और मेन के अंदर आप यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. फाइन. तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लोग उसका कभी भी उसके साथ में रिटर्न टाइप नहीं देते हैं. हम डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं. पैरामीटर्स अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी ऑप्शनल होते हैं, आप पैरामीटर्स को कॉल करते हैं. ओके. तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने सीधे फंक्शन को कॉल किया, पर यहाँ पे इसका वॉइड रिटर्न टाइप दे दिया. तो जैसे ये लाइन कंपाइलर रीड करेगा वो यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा कि यहाँ पर रिटर्न टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इस वजह से यहाँ पर इस प्रोग्राम में एरर आ रही है. अगर इस प्रोग्राम में ये वॉइड नहीं होता देन आपका प्रोग्राम परफेक्टली सही चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती. और जिन बच्चों ने सी आंसर दिया वही आंसर आता देन. Am I clear? हाँ जी. Ma'am, if void was not there, then what would be the answer? As I already said, बेटा अगर void यहाँ नहीं होता तो आपका आंसर 20 आता. यहाँ पर a फंक्शन में 4 पास होता, यहाँ पर 3 पास होता, यहाँ पर गए 4, यहाँ पर आया आपका 3. जब आप यहाँ पर गए a की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई और यहीं पर हम वैल्यू को प्रिंट करा रहे तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा. Clear है मैम. अब we can proceed next. ओके चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व कीजिए. Student, keep posting your answers. All are saying option B as an answer. One of them said option A. ओके. So our students are trying to solve it. They need more time or I can move to the solution. Ma'am, maximum answers are between option B and D. We can move towards the solution. Okay, so the correct answer is option number C. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपके आंसर गलत आए. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मेन फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का नाम ही मिस्ट्री है. तो यहाँ पे हमने मिस्ट्री फंक्शन को कॉल किया. जैसे हमने मिस्ट्री फंक्शन को कॉल किया, मेन हम सीधे यहाँ पर पहुंच गए मिस्ट्री फंक्शन में. अब आप देखिए यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल दे रखा है इंट x इज इक्वल्स टू 5. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई. ओके. नाउ अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट बोल रहा है इफ माइनस माइनस x. तो यहाँ पर क्या हो गया, if 4.
तो जैसे यहाँ पर ये 4 आया, हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो ये जैसे नॉन जीरो नंबर आया, हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर चलेगा। यहाँ हमने देखा फिर से फंक्शन कॉल है, तो जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं तो टेक्निकली से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकर्शन। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल इटसेल्फ, तो इसने वापस मिस्ट्री को कॉल कर दिया, मिस्ट्री को कॉल कर दिया। तो अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि वो स्टैटिक है और स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू दोबारा से 5 इनिशियलाइज नहीं होगी, x की वैल्यू 4 ही रहेगी। अब दोबारा हम इसके अंदर आए तो हमें क्या मिल गया, इफ 3। अब हमें क्या मिल गया, इफ 3। और यहाँ पर अभी ये वाली प्रिंट एफ इस 4 के लिए अभी एग्जीक्यूट होनी बाकी है। तो अगर मैं इसको नंबर 1 दे देती हूँ तो यहाँ पे अभी नंबर 1 एग्जीक्यूट होना बाकी है। हम वापिस गए, हमें इफ मिला, इफ में 3 आया, अगेन नॉन जीरो, फिर मिस्ट्री कॉल होगी। यहाँ पे भी अभी प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बाकी है, अब कॉल हो जाएगा इफ 2। इफ 2 हुआ, यहाँ पे भी अभी प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होना बाकी है, दोबारा कॉल हो जाएगा इफ 1। इफ 1 के लिए भी अभी प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होना बाकी है। जैसे ही आया इफ 0, तो इफ 0 जैसे ही आ गया तो ये क्या होगा, ये तो 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिला तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और अब रिटर्न होगा। अब जब ये रिटर्न होगा तो यहाँ पर अब फाइनली स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, एक्स की वैल्यू अब डिक्रीज हो चुकी है 0। तो यहाँ पर जैसे उसे मिला प्रिंट एफ एक्स, वो प्रिंट करेगा 1 टाइम 0, 2 टाइम 0, 3 टाइम 0 और यहाँ पर 4 टाइम 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 1 के लिए 0 प्रिंट करेगा, 2 के लिए 0, 3 के लिए 0 और इस वाले 4 ब्लॉक के लिए 0। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट, और अगर क्लियर है तो आप यस लिख दीजिए। मैम क्लियर है। सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में अच्छे से आ गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैम one student and now students are saying to repeat the solution. एक्सपेक्टेड था, वही मैं कहूँ एक भी बार रिपीट के लिए कैसे नहीं बोल रहे बच्चे। अब आप बेटा ध्यान से दोबारा से देखो, मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होता है। इफ माइनस माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इफ 4। इफ 4 आ गया, कंडीशन ट्रू है, हम इफ के अंदर गए, यहाँ पे फंक्शन कॉल दोबारा हुआ। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अब कॉल होगा फंक्शन, जब मिस्ट्री पे कहीं इनिशियलाइज दोबारा ये होगा नहीं। इफ माइनस माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 4 हो चुकी थी, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। पर ये जो प्रिंट एफ है ये तो हर बार ही चलेगा ना, हर फंक्शन के लिए चलेगा, रिकर्शन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इसकी एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आ गया इफ 2। अब यहाँ पर भी एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आ गया इफ 1। यहाँ पर भी एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर जैसे ही माइनस माइनस एक्स हो गया, आ गया इफ 0। इफ 0 जैसे ही आया, ये इफ ब्लॉक के अंदर तो जाएगा नहीं, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो गया, तो रिटर्न होने के बाद अब एक्स की वैल्यू फाइनली हमारी कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो यहाँ पर है प्रिंट एफ एक्स, 0 प्रिंट करेगा। यहाँ पर है प्रिंट एफ एक्स, 0 प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। इसलिए 4 टाइम्स 0 आपके आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। आई थिंक अब ये सबको क्लियर है। आप CSIT MC के बच्चे, आप सबने डेटा स्ट्रक्चर यूज करिए और आपको पता है कि स्टैक की तरह से रिकर्शन सॉल्व होता है। मैम एक बार स्टैटिक का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो नॉर्मल आपके वेरिएबल की तरह ही होता है। एक तो उसका यूज ये होता है कि इसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द आपका प्रोग्राम चलता है। मतलब जिस पॉइंट पर आपने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया, उसके नीचे जब जब वो वेरिएबल यूज होगा उसका स्कोप चलेगा। दूसरी बात ये कि ये एक ही बार इनिशियलाइज होता है। मैं माइनस माइनस एक्स कर रही हूँ, अब सपोज करो, आपको इसका मतलब तब समझ में आएगा कि यहाँ पर सपोज करो स्टैटिक नहीं लिखा होता। स्टैटिक नहीं लिखा होता तो क्या होता, स्टैटिक ना लिखे होने के कारण ये बार बार 5 से वैल्यू इनिशियलाइज होती, बार बार 5 से वैल्यू इनिशियलाइज होती, बार बार ये 4 4 4 के लिए चलते, ये भी 4 के लिए चलता है, फिर से 4। तो ये क्या होता है, ये आपका इन्फिनिट टाइम्स लूप चला जाता है और ये सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देता है, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा आता है कि आपकी मेमोरी जो है वो दिक्कत देने लग जाती, तो आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता और आपका कोड अनएब्रप्टली एग्जिट हो जाता। इसलिए यहाँ पे स्टैटिक लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक फॉल्स, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो कोई ना कोई बेस कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो आपका प्रोग्राम एग्जिट होगा। तो यहाँ पर ये इफ माइनस माइनस एक्स जो है एज ए बेस कंडीशन काम करेगा ओनली इफ यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। दिस इज द ओनली यूज। इसको हम एक ही बार इनिशियलाइज होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम और इसके डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक इन टेक्स्ट लिखा होता तो ये एक्स 0 से इनिशियलाइज हो जाता। यही होता है स्टैटिक बस।
क्लियर है? यस मैम, अभी कोई डाउट नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो हम आगे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, please try to solve the question and post your answers. Student, please try to solve the question. We will give you an extra few minutes. The question is little bit empty. Just take 20 seconds more and solve it. Are we getting any answers? Yes, ma'am. Only two answers, option B and option A. Okay. I think we should wait for another 20 seconds. Okay, ma'am. Now three more answers, option A. ओके, वेरी गुड। और सॉल्व कीजिए। आंसर सही आ रहा है गलत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंसर आना चाहिए। Now maximum students are saying option A. ओके। Few said option B. We can move towards the solution side. ओके मैम, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, जिसका सही आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया हम एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो यहाँ पर मेन फंक्शन है, यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 100। ओके, नाउ एक वेरिएबल डिफाइन है बी। बी इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन कॉल हुआ जिसमें गया ए एंड 1। तो एक्स में यहाँ कितना चला गया, 100 चला गया, एंड वाई में कितना चला गया, 1 चला गया। जब हम वापस आए फंक्शन के अंदर तो हमने यहाँ देखा ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन वाई। वाई कितना था, वाई हमारा 1 था, तो आई इज इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन वाई, मतलब कि 1 इज लेस देन 1। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो हम लोग फॉर लूप के बाहर आ गए, रिटर्न हो गया बी। तो बी की वैल्यू कितनी थी, 1। तो यहां से इस बी को क्या रिटर्न हो गया, 1 रिटर्न हो गया। तो इस बी में अब कितना आ गया, इस बी में आ गया 1। अब नेक्स्ट लाइन कॉल होगी, नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो बी की वैल्यू थी 1, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, 1 जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, 2। अब हम देखें ध्यान से, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक्स में चला गया कितना, 1, और वाई में चला गया 2। ए और बी की वैल्यू अगेन 1 से इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अगेन फॉर लूप में, आई इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर अब चेक करेगा आई इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2। कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। हम अब लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिख रही है, उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है ए इज इक्वल्स टू ए इन टू एक्स अपॉन आई। परफेक्ट है। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी है 1, अपॉन आई, आई की वैल्यू कितनी है 1। तो सब कुछ 1 1, तो आंसर ए की वैल्यू में क्या आ गया, 1। उसके बाद बोल रहा है बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है, बी की वैल्यू 1 है। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, बी अगेन आपका आ गया 1। वापिस हम फॉर लूप है क्योंकि एक बार फिर चेक करते हैं, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 से 2, 2 इज लेस देन 2। कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स। फॉर लूप के हम बाहर आ गए, रिटर्न हो गया बी। बी कितना कैलकुलेट हुआ था, 1। यहाँ पे भी 1 रिटर्न हो गया। फिर जब यहाँ पे 1 हुआ तो जब हम यहाँ आ गए, यहाँ पे भी बी की वैल्यू कितनी रिटर्न हो गई, 1 रिटर्न हो गई, और हमने देन प्रिंट एफ करा दिया 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1। थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट सॉल्व करने जाएंगे तो टफ नहीं है, आप कर पाएंगे सॉल्व। आई थिंक जिन्होंने भी ए दिया था वेरी गुड, और जिनके बी या सी आ रहे थे तो उन्हें समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ओके, लिख दीजिए एक बार। बेटा अगर कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Maximum answers are option D. Few of them are saying options B. ओके, Maximum answers are option D. डी, ओके, ओके, लेट्स चेक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। क्यों है ऑप्शन नंबर डी? जाहिर सी बात है, एक बार हम फिर से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। बी में है 4, सी में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? सबसे पहले तो मुझे अब ये बताओ, अगर इसमें एरर ना होता तो आप सी में कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं? 3. स्टूडेंट, वेरी गुड। सी में क्या जाएगा? 3, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर पहले 5 करेगा, फिर इस वैल्यू को डिस्कार्ड करेगा, फिर इस वैल्यू को स्टोर करेगा, तो सी में फाइनली स्टोर होगा 3। अब हमने देखा यहाँ पे कुछ इंट ए के अंदर स्टोर करा रहे हैं फंक्शन कॉल, तो जैसे ही मैं जब फंक्शन कॉल पे पहुंची तो यहाँ तो मैंने देखा कि रिटर्न टाइप क्या दे रखा है? वॉइड। और वॉइड रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर में कुछ स्टोर करा रहा है, और यहाँ पे रिटर्न भी कर रहा है इंटीजर। तो वॉइड डेटा टाइप की क्या खासियत होती है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर उसे रिटर्न करना है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? इंट होना चाहिए था। बस इतनी सी बात है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है? एरर। वॉइड डेटा टाइप का फंक्शन कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता, सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। Yes, मैम क्लियर है। वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Maximum answers are option D. It's good. ओके, All are trying to participate. दैट्स वेरी गुड। Maximum answers are option D. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी। सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में 3 पैरामीटर हैं, 1, 2 एंड 3। पर हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4, विच इज नॉट अलाउड बिकॉज एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स आर 3। तो यहाँ पे ही देगा यू पास पैरामीटर 4 पैरामीटर्स बट द एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स आर 3, सो दिस इज द एरर इन द कोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें सबको क्लियर है? आगे चले। Yes, ma'am, it's clear now. ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Student, please keep posting your answers. They are answering between option B and option C. ओके, Maximum are saying B and D, and few of them are saying option C as well. मतलब मिक्स आंसर वी गेटिंग। तो आई विल Yes. गिव यू 10 सेकेंड्स मोर।
जिसने नहीं सॉल्व किया है फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है क्योंकि आंसर क्लैश हो रहे हैं तो एक बार अपने आप को खुद ही रीचेक कर लो, रीएवेल्युएट कर लो अपने कोड को, क्या पता दोबारा कुछ सही हो जाए। तो 10 सेकेंड्स आपको हम और दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए इसको भी। Now we have option A as an answer. ये देखा, ये होता है रीवैल्यूएशन करने का नतीजा। चलिए तो मैं सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सही सॉल्व किया है तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, और एक बार अगर आपको लग रहा है कि सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं तो हमें एक बार अपना खुद का ही आंसर सोल्यूशन चेक कर लेना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फॉर लूप यूज हो रहा है, इफ लूप यूज हो रहा है, सब आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जब सब लोग आप जो चीजें पढ़ चुके हो तो सबके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। उसके अलावा स्टैटिक यूज हो रहा है, तो अभी अभी मैंने आपको स्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी बता दिया है क्या होता है। तो एक बार फिर से मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में कॉल हुआ सबसे पहला आपका इनिशियलाइजर सेक्शन, ठीक है। तो आपको फॉर का सिंटैक्स पता है, पहले आता है आपका इनिशियलाइजर सेक्शन, फिर आता है आपका कंट्रोल सेक्शन, फिर आता है आपका अपडेट सेक्शन। ये वाला सेक्शन सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होता है, फिर फॉर की मेन बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और फिर ये वाला सेक्शन अपडेट एग्जीक्यूट होता है, देन ये वाला, फिर बॉडी, फिर ये वाला, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि यहाँ कंडीशन से हमें कुछ फॉल्स ना मिल जाए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने में इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पता होना चाहिए। एंड आई नो आप लोगों को, बहुत से बच्चों को ये चीज पता होगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले कॉल हुआ फू। फू फंक्शन कॉल हुआ, हम सीधे इस फंक्शन पर चले। यहाँ पर हमें एक वेरिएबल मिला नम इज इक्वल्स टू 7। नम इज इक्वल्स टू 7। तो पहले एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हमें ये बोला गया कि द नंबर ऑफ टाइम्स द कोड विल प्रिंट द वैल्यू। कोड क्या प्रिंट कर रहा है हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि ये कितनी बार चलेगा, क्या वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो हम दोनों ही चीजें करते हैं, वैल्यू क्या आएगी हमको वो भी पता चल जाएगा, और कितनी बार चलेगा वो भी पता चल जाएगा। जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी बार हमारा कोड चलेगा। तो नम की वैल्यू इनिशियली क्या गिवन है, 7 गिवन है। यहाँ पे रिटर्न कर दिया नम माइनस माइनस। अब क्योंकि ये क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 7 ही रिटर्न करेगा। तो ये इसने यहाँ पर तो इसको दे दिया 7, और यहाँ पर अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। आई थिंक इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया है, हमने काफी कुछ पढ़ लिया इस बारे में। अब पहले ये सेक्शन होता है, दूसरा ये वाला सेक्शन होता है। यहाँ आए, दोबारा चले गए ऊपर, नम की वैल्यू एक ही बार इनिशियलाइजर होगी, स्टैटिक है। अब वापिस खत्म इसका काम। 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि अब 6 माइनस माइनस लिखोगे ना, तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे 6 रिटर्न करेगा, और बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसने रिटर्न कर दिया 6। जैसे इसको यहाँ 6 मिला, 6 क्या होता है, एक नॉन जीरो नंबर होता है। नॉन जीरो नंबर होता है तो मतलब ये ट्रू है। अब क्या यहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब हम आ जाएंगे फॉर लूप के अंदर। जैसे हम फॉर लूप के अंदर है, यहाँ पर ये फिर से क्या आया, फंक्शन कॉल हुआ एक बार और। यहाँ पर एक बार और फंक्शन कॉल हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4, और यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ होगा, 5 आया होगा पहले, देन वैल्यू 4 हुई होगी, ठीक है। 5 इज लेस देन -1, बिल्कुल भी नहीं होता, 5 तो बड़ा होता है। हम इफ लूप से बाहर आ गए, एल्स लूप में हमने प्रिंट कर दिया क्या, टू फंक्शन फिर से कॉल हो गया। तो यहाँ अब हो जाएगा 4 माइनस माइनस, मतलब इस नम से यहाँ क्या रिटर्न होगा, 4, और वैल्यू बाद में चेंज होके क्या हो जाएगी। तो पहली बार हमारा जो लूप एग्जीक्यूट हुआ उसमें वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिली, ठीक है। अब हम फिर से ऊपर चलते, क्योंकि ये फॉर लूप है। अब ये वाला सेक्शन कैलकुलेट होगा, अपडेट सेक्शन। ये कैलकुलेट हुआ, हमें यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला, इसकी वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई, 2। अब ये वाला सेक्शन कैलकुलेट होगा, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया 2 आ गया। 2 आ गया तो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है। हम फिर से फॉर लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पर एक बार और फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस माइनस। 2 हो चुका था, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1। 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो चुकी होगी, अब 0 हो जाएगी। 1 आ गया, 1 आने के बाद ये चेक किया, 1 इज लेस देन -1, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। एल्स पार्ट में चले गए, एक बार और फू कॉल हुआ। जब फू कॉल हुआ तो क्या रिटर्न हो जाएगा, 0 माइनस माइनस कॉल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 0, और ये वैल्यू चेंज होके कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब हमारा लूप 2 बार चल चुका है। हम वापस ऊपर जाएंगे, हम वापस ऊपर जाएंगे। अब ये अपडेट सेक्शन कॉल होगा, यहाँ पर क्या आएगा, -1, अभी जो वैल्यू है -1 आया। फिर यहाँ पर गए, एक बार फिर चेक हुआ, -1, -1 कितना हो गया, अब यहाँ पर रिटर्न हो गया -2, -2 रिटर्न हो गया। -2 एक नॉन जीरो नंबर है, इसे 0 नहीं मिला, कंडीशन फॉर फिर से ट्रू हो गई, और हम नीचे आ गए। अब -2 इज लेस देन -1, यहाँ पर सॉरी -2 नहीं आएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ कितना आ चुका है, -3। ये अब -3 हो चुका है,
और ये -3 यहाँ पर रिटर्न हुआ है, तो इसकी वैल्यू चेंज होकर -4 हो चुकी होगी। तो -3 इज लेस देन -1। अब हमारी कंडीशन इफ की ट्रू हो गई, हम इसके अंदर आ गए और यहाँ हमारा फिर से फू फंक्शन कॉल हुआ। जब फिर से फू फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, -4 रिटर्न हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा -4। और यहाँ अब हमारा फॉर लूप जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और हम अपने फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो 3 वैल्यूज मेरी फाइनली प्रिंट हो रही है, 4 0 -4। तो मतलब टोटल कितनी बार ये लूप चला, 1 2 एंड 3 टाइम से मेरा लूप चला, इसलिए आंसर 3 है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को अपने रिपल पे या कहीं भी आप अपने इंटरफेस पे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा वो दिखेगा 4 0 -4। आप चाहो तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख भी लेना कि 4 0 -4 ही आ रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। काफी लंबा क्वेश्चन था बट समझ आ गया होगा। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, बच्चों के ओके रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब क्लियर हो गया सबको। यस मैम। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से अब इसे सॉल्व कीजिए। Maximum answers are option C. ओके गुड। ओके, सो कैन वी मूव टू द सॉल्यूशन मैम? Yes ma'am. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आई गेस सभी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नहीं दिया एक बार इसका सॉल्यूशन फिर भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, इंट आई इज इक्वल्स टू 3। तो आई की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो गई, 3 से इनिशियलाइज हो गई। देन आई में फंक्शन कॉल हुआ टू। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ चले, यहाँ पर एक बार और वेरिएबल इनिशियलाइज है आई, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 25। जब आई की वैल्यू 25 हो गई तो हम यहाँ पर आए, रिटर्न क्या हो गया, प्रिंट एफ कूल। तो जैसे ये कॉल हुआ यहाँ पर क्या प्रिंट एफ हो गया, कूल प्रिंट हो गया। अब रिटर्न करेगा ये, अब आपको पता है कि प्रिंट एफ क्या रिटर्न करता है, हमें पता है बिल्कुल। प्रिंट एफ क्या रिटर्न करता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो प्रिंट करता है। तो यहाँ से वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा 4। जैसे ही फंक्शन से बाहर आएगा आई में कितना स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं आई को, तो कूल के संग क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। तो वेरी सिंपल। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कूल 4। क्लियर? सबको क्लियर है? इफ यस, राइट ओके इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स विच इज सुटेबल टू यू। मैम आई थिंक क्लियर है। ओके ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, please try to solve the question and post your answers. 20 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, लेकिन ट्राई टू सॉल्व। ओनली वन आंसर, ऑप्शन डी। ओके, rest of the students please solve it. We'll give you 20 seconds more. More important is कि आप इसको solve करें।
Few of them are saying option C. They are ओके between option D and option C. ओके It's good they are trying to solve. यस We can proceed for solution. ओके मैम, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर एक नई चीज दे रखी है कि अब यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल और आपको कुछ ये M% ऑपरेटर दिख रहा है। तो देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे कोड के अंदर। सबसे पहले लिखा हुआ है इंट a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू, नाउ यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे 4 स्टोर होगा। ठीक है, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है। देन आपका फंक्शन कॉल हुआ, तो जब भी आप कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो क्या होता है, मेमोरी में आपका ये वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, इसकी कोई इनिशियल एड्रेस स्टोर होता है और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो लेट्स से बाय डिफॉल्ट ए का एड्रेस आपका 3 है, बी का एड्रेस आपका सॉरी ए का एड्रेस 100 है, बी का एड्रेस 200 है और सी का आपका एड्रेस भी 300 है। सपोज ये आपके वेरिएबल्स हैं, ए ये आपका वेरिएबल है, बी ये आपका वेरिएबल है, सी कुछ इसी तरीके से आपके मेमोरी में स्टोर होता है। अब जब हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी तक हम सीधे वैल्यू पास कर रहे थे, उसे हम बोलते थे कॉल बाय वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्योंकि उसका एड्रेस पास कर रहे हैं और यहाँ जाके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, M% ऑफ ए में क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा 100, तो यहाँ पर बी में गया 100 और वैल्यू एट 100 कितनी है, वैल्यू एट 100 3, तो यहाँ पर बी में स्टोर हो गया आपका 3। फिर यहाँ पर एड्रेस ऑफ बी मतलब कि कितना गया, यहाँ गया सी में गया 200 और यहाँ स्टार 200, तो 200 पर वैल्यू कितनी है 4, तो सी में कितना स्टोर हो गया 4। पर यहाँ पर क्या गया, कोई एड्रेस नहीं गया, सीधे वेरिएबल गया, तो ए में कितना स्टोर हो गया, ए में आपका सीधे सीधे स्टोर हो गया 4। डिफरेंस अब कहां पर आता है कि जब भी आप वैल्यूज में कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ तो इसी एड्रेस पर वैल्यूज चेंज होंगी, बट इस वाले केस में जो वेरिएबल है यहाँ पर इसकी एक लोकल कॉपी अलग क्रिएट होगी जो यहाँ ए के लिए बनी होगी 4, जिसका कोई भी एक एड्रेस होगा, लेट से मैंने दे दिया 1000 इसका एड्रेस है, और यहाँ पर अब जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ यहीं तक रहेंगे। तो अब इसी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला, स्टार बी मतलब कि 3 इज इक्वल्स टू सी इंटू 2, तो बी के अंदर कितना आ गया, बी के अंदर आ गया आपका 8, बी के अंदर कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर अगेन बोल रहा है बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 2, तो b इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू आपकी हो गई 10। अब यहाँ बोल रहा है a इज इक्वल्स टू a इंटू 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 16। तो यहाँ पर जो स्टार b से एक्सेस हो रहा था, मतलब यहाँ जो सारा काम चल रहा था वो सारा काम किस पे चल रहा था, एड्रेस पर चल रहा था b के, फाइन, b के एड्रेस पर चल रहा था, मतलब यहाँ पर स्टोर क्या हुआ था b में 100, मतलब 100 एड्रेस पर सारा काम चल रहा था। तो यहाँ 100 एड्रेस पर जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, अब कितनी हो चुकी है 10, बट यहाँ पर जितना भी काम चल रहा था वो यहाँ चल रहा था, तो यहाँ 1000 एड्रेस पर अब वैल्यू कितनी हो चुकी है 16। अब हमारा फंक्शन कॉल खत्म हो गया। अब हम वैल्यूज प्रिंट कराते हैं ए बी एंड सी की। तो जब मैं अब ए की वैल्यू प्रिंट कराऊंगी तो ए की वैल्यू में कितना, 100 एड्रेस पर हमारा ए स्टोर था, वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 10। बी की वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो बी की वैल्यू थी 4, और सी की वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो सी की वैल्यू भी कितनी रहेगी 4। मतलब यहाँ पर जो चेंजेस हुए थे सी की वैल्यू में वो यहाँ लोकल कॉपी पे चेंजेस हुए हैं, मेन उसकी जो आपकी ओरिजिनल कॉपी थी उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा 10 4 एंड 4। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैम रिपीट कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दें, ओके तो ध्यान से देखिए, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, एक बार फिर से देखो। यहाँ पर आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, a इज इक्वल्स टू 3, तो मेमोरी में कहीं ये 3 बन गया होगा और इसको कोई 100 एड्रेस पर ये 3 वेरिएबल आपका स्टोर हो गया। फिर आपने एक और वेरिएबल इनिशियलाइज किया b, जिसकी वैल्यू 4 थी और ये किसी 200 एड्रेस पर स्टोर हो गया, परफेक्टली फाइन। एक और आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया c, और इसमें कितना स्टोर हो गया 4, ये किसी 300 एड्रेस पर था, बिल्कुल ठीक है। अब एक्चुअली जो आपकी वैल्यूज एक्सेस होती हैं ये एड्रेस के थ्रू ही तो एक्सेस होती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने फंक्शन को कॉल किया और पास किया है M%। M% क्या बताता है, एड्रेस ऑफ, और स्टार बताता है वैल्यू एट। ये तो ये आपको पता ही होगा, जो M% होता है ये आपका बताता है एड्रेस ऑफ, और जो स्टार होता है, पॉइंटर्स की क्लास हो चुकी है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये बताता है आपका वैल्यू एट, ठीक है।
तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, तो यहाँ पर क्या गया, 100 गया। एड्रेस ऑफ ए कितना है, एड्रेस ऑफ ए यहाँ पर देखो 100 है, तो यहाँ बी में क्या स्टोर हुआ, बी में स्टोर हुआ 100। इसलिए हम जहां भी बी को यूज कर रहे हैं उसके साथ लगा रहे हैं स्टार, जिससे कि उस पर जो वैल्यू है वो हम एक्सेस कर पाए। तो बी में तो गया 100 और स्टार बी में क्या गया, स्टार बी में गया उस 100 पर जो वैल्यू थी, उस 100 पर वैल्यू कितनी थी, 3 थी। अब आई बात यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर है एम परसेंट ऑफ बी। एम परसेंट ऑफ बी कितना है, 200। तो सी में तो गया 200 और स्टार सी में कितना स्टोर हुआ, स्टार सी में गया आपका 4, 200 पर जो वैल्यू थी। उसके बाद आपका आया यहाँ पे गया सीधे सी, तो एक सी पैरामीटर गया, सी की वैल्यू कितनी थी 4, यहाँ पे सीधे 4 चला गया, सर वैल्यू पास हो गई। तो यहाँ पे जैसे इंट ए उसे दिखा, इंट ए में क्या स्टोर होगा, इंट ए में एक किसी नए एड्रेस पे कोई लोकल कॉपी बन जाएगी जिसमें 4 होगा, सपोज करो जिसका एड्रेस है 400। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फंक्शन के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, बोल रहा है स्टार बी इज इक्वल्स टू, स्टार बी मतलब वैल्यू एट बी, मतलब वैल्यू एट 100 मतलब कि 3। तो b इज इक्वल्स टू हमने कर दिया सॉरी स्टार c इंटू 2, तो c कितना है 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। आगे हम फिर से इसमें हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो b की थी अब ये 4 से चेंज होके वैल्यू एट b कितनी हो गई 8 हो गई। फिर हम नीचे नेक्स्ट लाइन पे आए, अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है वैल्यू एट b को क्या कर दो, b प्लस 2 और ऐड कर दो। हमने यहाँ पे 8 प्लस 2 ऐड कर दिया, तो वैल्यू एट 200 पर अब कितना हो गया, वैल्यू एट 200 पर अब आपका कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है a को a इंटू 4 कर दो, a था मेरा ये, इसमें मैंने 4 इंटू 4 कर दिया, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। अब हम फंक्शन से बाहर आ गए। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को जो प्रिंट करेंगे, प्लीज बेटा म्यूट योर माइक। विनर्मा प्लीज म्यूट योर माइक एंड कैमरा। प्लीज आप ऐसे बीच में अनम्यूट मत किया कीजिए, पूरे प्रोग्राम का फ्लो खराब हो जाता है और आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या आ गई, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो जैसे ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, ए प्रिंट करेंगे। ए क्या है, ए है हमारा 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। बी प्रिंट करेंगे, बी क्या है, ओ सॉरी हमने यहाँ पे बी पे चेंज कर दिया, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपकी सॉरी 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 यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है आपकी यहाँ तो 4 ही रहेगा, बताते भी नहीं हो कि मैम आप गलत लिख रहे हो। यहाँ पर 3 था, यहाँ से ये 8 हुआ, फिर यहाँ पे 10 हुआ, क्योंकि इस बी में 100 एड्रेस पर वैल्यू चेंज हो रही है, 100 एड्रेस आपका ये है। तो ए में अब आपका कितना प्रिंट हो जाएगा, ए में जो आपका प्रिंट हो जाएगा, ए में आपका प्रिंट हो जाएगा 10। बी में आपका कितना प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू है 200 कितनी है 4। और सी में आपका क्योंकि यहाँ पे सारे चेंजेस हुए थे, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तो वैल्यू विल रिमेन 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 4 4। नाउ एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम, इट्स क्लियर नाउ। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, please try to solve the question and post your answers. Maximum answers are option A, and few of them are saying option C as well. ओके They are between A and C. so can I move to the solution? Yes, ma'am. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कैसे, यहाँ पर हमने दिया एक फ्लोट ए इज इक्वल्स टू प्रिंट एफ। अगर हम देते हैं सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस का साइज क्या होता है। तो फ्लोट का साइज जो हमारा होता है वो होता है 4, कैर का साइज हमारा होता है 1, डबल का साइज हमारा कितना होता है 8। अगर कुछ बच्चों ने फ्लोट का साइज 8 मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उनका आंसर ए आ सकता है, बट स्टैंडर्डली आपका फ्लोट का जो साइज ऑफ आप निकालेंगे अपने सिस्टम पर तो ये होते हैं आपके साइज। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि उस प्रोसेसर पर है जहाँ पे ये साइज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप परसेंटाइल डी अगर मैं लिखती हूँ साइज ऑफ डबल, तब तो सिंपल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, ए में कितना स्टोर हो जाएगा
ए में हो जाएगा फंक्शन ऑफ 8। जैसी 8 जाएगा, ये 8 कहाँ चला जाएगा, ये 8 इस ए के अंदर स्टोर हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे 6.81, 6.81 प्लस ए। 6.81 ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे 14.81 आएगा, पर वो रिटर्न कितना करेगा 14। तो आपका जो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा वो कितना स्टोर हो जाएगा 14, और आपका आउटपुट आ जाएगा 14। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पर अगर किसी बच्चे ने ये माना कि उसके फ्लोट का साइज 8 है और फिर ये आंसर दिया है, देन वी विल कंसिडर इट कि वो ठीक है, अदरवाइज ये उसका एग्जैक्ट साइज होते हैं आपके कैरेक्टर्स के। इंटीजर का भी 4 ही होता है, 4 बाइट्स। सबको क्लियर है? मैम एक डाउट है, साइज ऑफ नॉन नॉन रजिस्टर्ड फ्लोट। साइज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फ्लोट, ये तो बेटा मुझे भी एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, तो मैं आपको एंड ऑफ द क्लास बताती हूँ। मैम कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes फॉर अटेंडेंस? या श्योर मैम, ओके। प्लीज टाइप योर रोल नंबर ओनली। Students, please post your roll number only. We can start, ma'am. Okay ma'am, so my screen is visible. So we can move Yes, to the ma'am. next question. This is the next question, solve it. Take your time and solve it. Try to solve it. One answer, option D. Okay, very good, smart students. एक बार दोबारा से रिवैल्यूएट भी कर लो। We'll give you few seconds more to solve it because question is little bit lengthy. तो आप इसे solve कर लीजिए। Maximum are saying option D. Okay, very good. Okay, so can we move to the solution? Yes, ma'am. Yes, the correct answer is option number D. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि हमें ये बोला गया है कि जो फॉलोइंग आउटकम ऑफ द प्रोग्राम प्रोड्यूसेस आउटपुट 31 एंड 15। तो हमें ये बताना है कि लाइन 1 के फिल इन द ब्लैंक्स में, लाइन 2 के फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि सेकेंड लाइन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन कॉल हो रहा है, और यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पर हमें एक दिख रहा है वैल्यू एट पैरामीटर स्टार बी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एड्रेस ही पास हो रहा होगा, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि सी और बी तो होने ही नहीं चाहिए,
ये तरीका अगर आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, आपको हर ऑप्शन ट्राई करना नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि बहुत से बच्चों ने डी ही दिया है तो मैं डी को ही लेकर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर कर आपको बता देती हूँ। तो आपको वैल्यू गिवन है इंट आई ए इज इक्वल्स टू 8 एंड बी इज इक्वल्स टू 6 और 8। ठीक है, तो नाउ 6 और ये कौन सा और है, बिटवाइज और है, तो बी की वैल्यू तो पहले हम फाइंड आउट कर लें। तो 110 बाइनरी होता है किसका, 6 का, और 8 का कितना होता है 1000। तो अगर मैं इसमें बिटवाइज और करती हूँ तो क्या होगा, और फंक्शन क्या करता है, अगर कोई भी एक 1 है तो उसे 1 ले लेता है, तो 0111। अब मुझे फटाफट बताओ 1110 का डेसिमल क्या होता है। सॉल्व किए ना आप लोगों ने क्वेश्चन, मैम तो निकाला 14। होगा। 14, वेरी गुड। तो कैपिटल सॉरी बी का वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए और बी वैल्यू निकल आए, ये बी हो गया मेरा 14। अब आई इक्वल टू यहाँ बोला है फंक्शन का नाम ए कॉमा एम परसेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल की वैल्यू है 8, वो किसी 100 एड्रेस पर स्टोर होगी। कोई बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 14, वो 200 वैल्यू एड्रेस पर स्टोर होगी। यहाँ पर गया पास हुआ बी में 200, ए में सीधे वैल्यू चली गई 8। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 200, कितनी है वैल्यू है 200 है 40। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी प्लस प्लस 1 15। तो z की वैल्यू अब चेंज होके हो गई 15, और ये 15 किस में चेंज हुआ है, b इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 हुआ होगा। तो z की वैल्यू भी 15 होगा और b में भी एक इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट था। तो b इक्वल टू बी प्लस 1, b भी हमारा कितना हो चुका है 15 हो चुका है। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, y की वैल्यू कितनी हो गई a इंटू टू, a कितना था, a था हमारा 8, 8 इंटू टू कितना होता है 16, तो y की वैल्यू हो गई 16। रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं लाइन 1 में y प्लस जेड, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ y प्लस जेड तो 15 प्लस 16 कितना होता है 31। तो ये यहाँ पर आ गया 31, तो i में कितना स्टोर हो गया, i में स्टोर हो गया 31। b की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो चुकी है 15। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट एफ करूंगी i, तो i मेरा प्रिंट होगा 31, b में प्रिंट हो जाएगा 15। ओके, तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर है इसका सोल्यूशन। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, सो लेट्स फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Student, please try to solve the question and post your answers. Answers are coming for option B. Few ओके of them are saying option A as well. ओके, लेट देम सॉल्व। विल गिव यू फ्यू मोर सेकंड बिकॉज आप ऑप्शंस को ट्राई कर करके कर रहे होंगे, तो इट विल टेक टाइम, टेक योर टाइम, बट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश करें। Options are between B and A. ओके मैम, सो One कैन वी student मूव। said option D. ओके, Now we can move towards the solution. ठीक है मैम। तो द सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स सी हाउ। जिनका भी ए आ रहा था वो भी देख ले और सब लोग देख लें एक बार। तो यहाँ पर हमने कॉल किया स्टैटिक इंट ए इज इक्वल्स टू 10, तो ए की वैल्यू क्या है 10 है। तो हम बी आंसर को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ इन बी कॉमा आई हमने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल कर रहे हैं हम, प्रिंट एफ हाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ हाई। तो यहाँ पे ये किससे कैलकुलेट करेगा, इतना ही लिखते ही एक बार मेरी स्क्रीन पे हाई तो लिखा ही जाएगा, प्लस ये चेक किससे होगा, ये चेक होगा आई इज लेस देन 3 से, क्योंकि प्रिंट एफ में कितने कैरेक्टर्स हैं 3 कैरेक्टर्स हैं। आई इज लेस देन 3 दैट मीन 0 इज लेस देन 3, तो कंडीशन हो गई ट्रू। हम
फॉर लूप के अंदर आ गए। नाउ बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ए, तो यहाँ पे क्या पास हुआ, यहाँ पर पास हुआ 10, तो रिटर्न हो गया बी प्लस प्लस। अब बी प्लस प्लस कैसे रिटर्न होगा, बी तो कितना है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो रिटर्न कितना करेगा 10, 10 रिटर्न किया, बी में दोबारा से ये सेव हो गया, बी में कितना आ गया, बी में आ गया 10। ओके, नाउ अब हम दोबारा से नीचे आते हैं। नेक्स्ट, अब नहीं नीचे कैसे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, ये रहा आपका करली ब्रेसेस, मतलब ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अगेन प्रिंट एफ हमने क्या लिख दिया, बी, प्रिंट एफ लिख दिया बी, तभी आपकी 10 की वैल्यू जो यहाँ से रिटर्न हुई थी ये यहाँ पर प्रिंट हो गई। वापस फॉर लूप में ऊपर चले, अब अगेन क्या हुआ, एक बार फिर से चेक होगा, आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, 1 हो गई। अगेन चेक हुआ 1 इज लेस देन 3, प्लस ये 3 से चेक होने से पहले एक बार हाई भी आपका प्रिंट हो चुकेगा, एक बार हाई फिर से प्रिंट हो गया। अगेन आपने कॉल किया ए की वैल्यू में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ए की वैल्यू तो अभी भी 10 ही थी, तो वापस हम 10 गए, इसने फिर से हमें क्या रिटर्न किया, 10 रिटर्न किया एक बार और। तो ये आपका जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार तो पूरा चलेगा, तो 1 2 एंड देन 3। उसके बाद फोर्थ टाइम जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आई इज लेस देन, जब आई की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी होगी, 0 के लिए चल गया ये वाला लूप, 0 के लिए चल गया ये वाला लूप, 1 के लिए चल गया ये वाला लूप, 2 के लिए चल गया। अब जब ये वाला लूप 3 के लिए चलेगा तो 3 लेस देन 3 चेक होने से पहले प्रिंट एफ क्या होगा, एक बार हाई तो प्रिंट होगा ही, तो यहाँ पर एक बार हाई प्रिंट हो जाएगा, एंड देन ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, फिर ये फंक्शन कॉल नहीं होगा और हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मैम क्लियर सबको? है, यस मैम वेरी इट्स गुड, क्लियर। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, please try to solve the question and post your answer. Only one answer, option C. Post your answers after solving this. Now two more options. Option A. They are between option A and C. Okay, very good. We will give you few seconds more. Solve it fast. I think ma'am, we can move towards the solution. They are Okay, between A ma'am. and C. Okay, so the correct answer is option number A. Now let's check. यहाँ पर पहले में ये बोल रहा है कि पहले लाइन में फिल होना चाहिए 130, और ये ऑपरेटर आई गेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दिस इज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉल होगा फंक्शन फू देन साइज ऑफ इंट। ओके, तो देखते हैं अब ये क्या होगा। साइज ऑफ इंट अभी तक हमने देखा था, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि साइज ऑफ इंट कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होगा वो क्या होगा, फू 4। तो जैसे यहाँ पर कॉल हुआ फंक्शन 4, अब देखते हैं यहाँ पे इंट में क्या स्टोर हो गया, 4, तो रिटर्न क्या करेगा, इट्स वेरी सिंपल, 130 राइट शिफ्ट 4। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था राइट शिफ्ट ऑपरेटर की ट्रिक कि हम क्या करेंगे, 130 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16। तो आप लोग मुझे बताओ 130 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, अगर जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया तो फॉर श्योर उन्होंने सॉल्व करके रखा होगा, कितना होगा, बेटा पोस्ट करो। सॉल्व किया है अभी तक या ऐसे तुक्का मार रहे हो ए या सी अभी? 8.12। 8.125 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आई आपकी, तो जब ये वैल्यू आप इंटीजर में स्टोर करोगे तो वो कितनी स्टोर करेगा, 8, तो वो सी में क्या स्टोर कर देगा, सी में स्टोर कर देगा 8, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो प्रिंट एफ हो गया आपका 8, तो यहाँ पर 8 हमारा आउटपुट आ रहा था, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है?
Yes, ma'am, it's clear. Very good. So let's move to the next question. Take your time and solve it. Student, please try to solve the question and post your answer. Answers are between option A and B. Okay. Maximum are option B as an answer. We can move towards the solution. Okay. So the correct answer is option number B. तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये हम इसको एक बार पहले फिल कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फन फंक्शन है, लाइन 2 में आएगा फन 1 एंड देन यहाँ पर भी कॉल हो रहा है फन 1। अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में सिर्फ एक फंक्शन कॉल हो रहा है फन। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर लाइन 3 में जहां जहां फन गिवन है, यहाँ पर भी फन है, यहाँ पर भी फन है, अगर ये फंक्शन फन होता तो सीधे क्या होता, कूल प्रिंट हो जाता और खत्म हो जाता। पर हमारे साथ में क्या है, कूल के साथ हेलो भी प्रिंट है। तो वैसे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन अगर आपको जल्दी सॉल्व करना हो तो हमें ये वैसे ही पता चल गया कि ए और सी ऑप्शन तो हमारे कट हो गए, क्योंकि अगर ये थर्ड लाइन में फन होता तो क्या होता, ये सीधे इसी फंक्शन को कॉल करता और कूल प्रिंट हो जाता। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, फन 1 होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ फन, तो ये जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन ने कॉल किया नेक्स्ट लाइन में किसको, फंक्शन 1 को। फंक्शन 1 जैसे ही कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हो गया, कूल प्रिंट हो गया। देन वापस हम यहाँ पर आए, इसकी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई, हेलो प्रिंट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कूल एंड हेलो विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। Yes, ma'am, it's clear now. सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से। Options are coming B as an answer. ओके, वेरी गुड। सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा। All are saying option B. इसका मतलब Maximum या are तो saying option B. One or ओके two or of them said option C and D. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब या तो आप बच्चे बहुत अच्छे से सब कुछ सीख चुके हो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, या क्वेश्चन थोड़ा इजी है, क्या आप मान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बहुत बच्चों ने दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो पहले हमारे यहाँ पर आ रहा है इन, क्योंकि रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ तो बट ऑब्वियस ही बात है कि इंट ही आना चाहिए था। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है देखा जाए तो, बट स्टिल अगर आप लोगों ने सॉल्व करके आंसर दिया इट्स वेरी गुड। अदरवाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से ही क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे हम फंक्शन के पास गए, फंक्शन कॉल हुआ y इज इक्वल्स टू फंक्शन 1 कॉल हुआ। फंक्शन 1 कॉल में क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया कूल। कूल तो प्रिंट हो गया, बट अब क्या होगा, ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न तो कुछ इंटीजर ही करेगा। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 2 3 4। यहाँ पे y इक्वल टू 4 रिटर्न किया और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। तो कूल 4 हमारा आंसर आ गया और यही हमारे क्वेश्चन में आंसर दिया था। वेरी इजी। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं मैम, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
post your answers. Only one answer, option C. ओके, सॉल्व करो, टेक योर टाइम, ऑप्शंस को पुट करो, कैलकुलेट करो, सॉल्व करो. Now answers are coming option B. ओके, मतलब अब अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं. Hmm. तो आपको और टाइम चाहिए या फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े आगे? हम आगे बढ़ सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है फंक्शन नेम आई, एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है a इज इक्वल्स टू a प्लस आई. तो एक बार हम देखते हैं कैसे चल रहा है कोड. तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हम गए, इंट फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4, आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, हम आ गए, फंक्शन कॉल हो गया. फंक्शन कॉल हो गया तो आई की वैल्यू कितनी है, अभी आई की वैल्यू है 0. तो यहाँ पर कितना आ गया आई में, 0. तो a इक्वल टू 0 प्लस 0, तो हमको क्या बोला था, वैल्यू ऑफ j इन दिस कोड कम्स आउट टू बी 3. ओके, तो यहाँ पर अभी कितनी आ गई, j की वैल्यू 0 प्लस 0 0 आ गई. तो इस समय हमारी j की वैल्यू हो चुकी है 0. हमको रिटर्न हो गया 0, j में स्टोर हो गया 0. फिर से फॉर लूप चला, i की वैल्यू बढ़ के हो गई 1. i की वैल्यू जब 1 हो गई तो यहाँ पर आएगा 1 इज लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू. फिर से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ 0 की जगह क्या पहुंचा, 1 पहुंचा. तो जब यहाँ पे 0 की जगह 1 पहुंचा तो a की वैल्यू यहाँ पे फिर से कितने से इनिशियलाइज होगी, 0. तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1. तो j की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1 हो गई. अब i की वैल्यू, फिर हम ये फॉर लूप में ऊपर गए, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई. नाउ 2 इज लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू. हम नीचे आ गए, a की वैल्यू फिर से 0 हो गई. तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2. तो j की वैल्यू कितनी हो गई, 2. उसके बाद हमारी j की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू 3 हो गई. 3 इज लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू. यहाँ आ गए, यहाँ पर अब कितना पास होगा, 3 होगा. यहाँ पर भी कितना पास होगा, 3 होगा. यहाँ कितना हो गया, 0 प्लस 3, दैट मीन्स 3. नेक्स्ट बार ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4. 4 लेस देन 4, कंडीशन हो गई फॉल्स. कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस फॉर ब्लॉक से बाहर आ गए. अब ये प्रिंट एफ होगा, तो प्रिंट एफ जे होगा. जे की वैल्यू कितनी चल रही थी अभी हमारी, 3. आउटपुट कितना आ रहा है, 3. तो कंडीशन हमारी ये वाली सही हो गई. तो आंसर इज बी. क्लियर है सबको? Yes, ma'am, it's clear now. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार सॉल्व फटाफट से. Students are answering option B. Few ऑप्शन of बी. them are saying and C as well. ओके, I think they are confused. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. एक बार चेक करते हैं कैसे, जिन्होंने भी बी दिया था वेरी गुड. यहाँ पर एक बार फंक्शन कॉल हुआ ए, यहाँ पर वैल्यू गई ए. ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अभी है 0. ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0, तो यहाँ भी गया 0. अब यहाँ पर स्टैटिक इंट ए, तो यहाँ पर स्टैटिक इंट ए दे रखा है, तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाएगी, 0. प्रिंट हम कर रहे हैं प्लस प्लस ए, दैट इज 1. तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा. वापिस आ गए हम, तो यहाँ पर अब क्या फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ए फिर से कॉल हुआ. ए में अगेन अब वैल्यू कितनी हो चुकी थी, ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू हो चुकी थी 1. तो ए की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो यहाँ पर
प्रिंट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए, दैट मीन्स 2, क्योंकि ये स्टैटिक इंट ए है और इस ए की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो एक ही बार इनिशियलाइज होना था, ये एक ही बार इनिशियलाइज होना था, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और जब तीसरी बार आप बी पास करोगे, तो यहाँ पर जब बी पास करोगे तो बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना पास होगा, 3 पास होगा। और जब 3 पास होगा तब यहाँ पर नीचे आए, पर यहाँ पर तो हम इस ए पर काम कर रहे हैं, इस ए की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 2, प्लस प्लस ए किया, ये वैल्यू कितनी हो गई 3, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। क्लियर है सबको? बेटा कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो, क्लियर है। वेरी गुड, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम फंक्शंस। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपको किसी भी क्लास में कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे अभी कोई डाउट है, तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, यू कैन आस्क योर डाउट, अदरवाइज रेस्ट ऑफ